नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। तो साथियों, बात करते हैं आज की इस क्लास की। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा सामान्य हिंदी की इस क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल की क्लास में मैंने आपको यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा सामान्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो मैंने आपको बताया। उस पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोग आज से क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और आज की इस क्लास का जो हमारा पहला चैप्टर है या आप कह सकते हैं कि जो पहला टॉपिक है वो है भाषा और व्याकरण का। तो आज की इस क्लास में हम लोग भाषा और व्याकरण के बारे में बात करेंगे। भाषा क्या होता है, व्याकरण क्या होता है और भाषा और व्याकरण में क्या संबंध होता है, इन्हीं सभी बातों पे हम लोग आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद आपको बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। क्लास अगर आपको पसंद आती है क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने सभी साथियों में, अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा या फिर आपको सुझाव देना चाहते हैं चैनल के प्रति, तो आपका स्वागत है। क्लास की पीडीएफ फाइल पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जा कर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और बात करते हैं भाषा और व्याकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा के बारे में। भाषा क्या होता है? तो साथियों, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने की वजह से मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ अपेक्षाएं होती हैं। तो मनुष्य अपनी अपेक्षाओं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने विचारों और अपने भावों को दूसरों के सामने प्रत्यक्ष करता है, यानी प्रकट करता है। तो मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसी साधन को हम लोग भाषा कहते हैं। तो बात करें भाषा की, तो साथियों, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या लिखना। भाषा जो है ये संस्कृत की भाष धातु से बना है और भाष धातु का जो अर्थ होता है वो होता है बोलना या फिर लिखना। अर्थात भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। अभिव्यक्ति का मतलब अपने मन के भाव और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम। तो भाषा क्या है? अपने मन के विचारों और भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ ये भाषा के अवयव हैं और इन्हीं अवयवों से मिलकर भाषा का निर्माण होता है। अर्थात साथियों, हम कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों और विचारों को जानता है। कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। तो भाषा एक प्रकार का साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को, अपने मन के भावों को दूसरों के सामने भली भांति प्रकट करता है। बात करें, जैसे मैं अपने मन के विचारों और भाव को आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, तो जिस साधन का, जिस माध्यम का मैं प्रयोग कर रहा हूँ उस माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। किसी भाषा का साहित्य अपने समाज का अंग ही नहीं बल्कि उसका स्मारक होता है, क्योंकि साथियों, इतिहास और समाज के बदल जाने पर भी स्मारक जो होता है ये कभी नहीं बदलता। स्मारक
वैसे के वैसे बना रहता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जहाँ साहित्य समाज की उदारता, संस्कृति का घोतक और मानवता का निधि है, वहीं भाषा जो है जीवन की एक दिशा है, क्योंकि जीवन की व्याप्ति भाषा की ही व्याप्ति है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा जो है एक प्रकार का साधन है, एक प्रकार का माध्यम है, जिसके जरिए हम लोग अपनी बातों को प्रकट करते हैं और अपनी अपेक्षाओं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आगे बात करें तो भाषा किसी जाति की संस्कृति और सभ्यता से परिचित होने का भी एक माध्यम है। अर्थात किसी जाति की संस्कृति या किसी सभ्यता से अगर आपको परिचित होना है तो भाषा एक माध्यम है, जिसके जरिए आप किसी जाति या किसी संस्कृति या किसी सभ्यता से परिचित हो सकते हैं। आगे बात करें तो यदि भाषा न होती तो मानव के श्रेष्ठ विचारों और भावों तथा संस्कारों का जो भंडार है वो नष्ट हो जाता। बिल्कुल सही बात है साथियों। अगर भाषा नहीं होती तो आप खुद ही सोचिए कि अगर भाषा नहीं होती तो हम हिंदी को कैसे पढ़ सकते थे, अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते थे, है ना। हमारे मन के जो विचार थे, हमारे मन के जो भाव थे, हमारे अंदर जो संस्कार था, वो सभी नष्ट हो जाता अगर भाषा नहीं होती। तो आप ये कह सकते हैं कि इस दृष्टि से भाषा ने मानव जाति का बहुत ही उपकार किया है। अर्थात भाषा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों। तो कार्ल वोल्सर के अनुसार भाषा एक मानवीय प्रथा है और इस प्रथा के विचार में यह अंतर्निहित है कि सक्रिय और आयोजित दोनों रूपों में भाषा की रक्षा की जाए और उसका प्रयोग किया जाए। कार्ल वोल्सर ने कहा कि भाषा एक मानवीय प्रथा है और इस प्रथा के विचार में यह बात कही गई है, यह बात अंतर्निहित है कि सक्रिय और आयोजित दोनों रूपों में हमें भाषा की रक्षा करनी चाहिए और भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मानव समुदाय और समाज की कल्पना भाषा के जन्म के कारण ही संभव है, अन्यथा मानव समुदाय और समाज की जो कल्पना है वो व्यर्थ है। अगर भाषा नहीं होगी तो हमारी कल्पना, हमारे समाज की जो भी भावनाएं हैं, जो भी विचार हैं, वो नष्ट हो जाएगी। तो भाषा जो है वो मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा बालक जो होता है वो मानव के विचारों, भावों तथा अभिलाषाओं की समृद्धि का ज्ञान प्राप्त करता है। एक छोटा सा बालक मानव के जो विचार होते हैं, मानव के जो भाव होते हैं या मानव के जो अभिलाषाएं होती हैं, उनको सीखने का, उनकी समृद्धि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषा ही एक साधन है जिसके जरिए एक छोटा बालक इन सभी चीज़ों को सीख सकता है। चलिए बात करते हैं साथियों, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो साथियों, भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। पहला रूप होता है मौखिक रूप, दूसरा रूप होता है लिखित रूप। चलिए चर्चा करते हैं हम लोग पहले बिंदु मौखिक रूप पर। तो जब आमने सामने बैठकर व्यक्ति सुनकर तथा बोलकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। कहने का मतलब ये है साथियों कि भाषा का ऐसा रूप जब आमने सामने बैठकर व्यक्ति आपस में बातचीत करके अपने मन के भाव और विचारों को सुनकर तथा बोलकर प्रकट करता है, तो इस प्रकार का जो भाषा का रूप होता है उसे मौखिक रूप कहते हैं। उदाहरण से आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। जैसे आपस में बात करना, अगर आप चार दोस्त मिलकर आपस में बात करते हैं तो जिस तरीके से आप लोग बात करते हैं, भाषा का वह रूप मौखिक रूप कहलाता है, क्योंकि उसमें आप अपनी बात कहते हैं और आपका दोस्त आपकी बात को सुनता है, फिर आपका दोस्त आपको बात बताता है और आप उसकी बात को सुनते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आमने सामने बैठकर क्या करते हैं, सुनकर तथा बोलकर अपनी भावनाओं को, अपनी मन के विचारों को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार का जो
रूप होता है वो मौखिक रूप होता है। जैसे टेलीफोन से बात करना, जब दो लोग टेलीफोन से बात करते हैं तो वो भी आपका मौखिक रूप होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक बात कहता है तो एक सुनता है, फिर एक कहता है तो दूसरा सुनता है। ठीक है। किसी का भाषण सुनना ये भी एक प्रकार का मौखिक रूप है। जब आप लोग चुनाव की रैलियों में जाते हैं तो नेता जो भाषण देता है वो एक मौखिक रूप ही होता है। चलिए अब चर्चा करते हैं हम लोग लिखित रूप पे, क्योंकि आपको मौखिक रूप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं लिखित रूप की। तो जब दूर बैठे व्यक्ति को लिखकर तथा पढ़कर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे कहानी लिखना, पत्र पत्रिकाओं का लिखना और समाचार पत्र, ये सभी चीज़ें आपकी भाषा का लिखित रूप है। फॉर एग्जाम्पल साथियों, जैसे मैं इस क्लास की बात करूं, यहाँ पे जो भी नोट्स लिखे हैं उनको पढ़कर, उनको लिखकर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये भाषा का एक लिखित रूप है। ये क्या है? भाषा का एक लिखित रूप है। हमारे भारत में अधिकांश, अगर मैं बात करूं उत्तर भारत की, तो लगभग 43.63% जनसंख्या द्वारा अपने मन के विचारों और भावों का आदान प्रदान जिस भाषा का प्रयोग करके किया जाता है उसका नाम है हिंदी। अर्थात हम कह सकते हैं कि अधिकांश जनसंख्या हिंदी भाषा के जरिए अपने मन के विचारों और भावों को प्रकट करता है, अपनी आवश्यकताओं, अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है। चलिए बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई की। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, और इसे हम लोग वर्ण भी कहते हैं। सबसे छोटी अविभाज्य सार्थक ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। सबसे छोटी अविभाज्य, अविभाज्य का मतलब होता है कि जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसको तोड़ा ना जा सके। तो सबसे छोटी अविभाज्य सार्थक ध्वनि के लिखित रूप को हम लोग वर्ण कहते हैं और इसके उच्चारित रूप को हम लोग ध्वनि कहते हैं। वर्णों का कोई अपना अर्थ नहीं होता है साथियों। जैसे ए, आ, ई, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। ये अपने आप में सार्थक ध्वनियाँ होते हैं और इनको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है साथियों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बात करें ध्वनि और वर्ण की, तो ध्वनि जो होता है वो आगोचर होता है और वर्ण जो होता है वो गोचर होता है। अर्थात ध्वनि को हम लोग नहीं देख सकते लेकिन वर्ण को हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि वर्ण जो है वो ध्वनि का लिखित रूप है और ध्वनि जो है वो उच्चारित रूप है। अब बात करते हैं वर्णों के मेल यानी संयोग से। संयोग का अर्थ यहाँ से जुड़ने से है साथियों, कि वर्णों के मेल या वर्णों के जुड़ने से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है, सृष्टि का मतलब निर्माण होता है, सृजन होता है, उसे हम लोग शब्द कहते हैं। तो वर्णों के मेल या संयोग से या दो वर्णों के जुड़ने से जिस सार्थक वर्ण समूह का या ध्वनि समूह का निर्माण होता है, सृजन होता है, उसे शब्द कहते हैं। जैसे आम, औरत, लड़का, पंखा आदि, ये सभी शब्द हैं और इनका एक निश्चित अर्थ होता है। अगर आम की बात करें तो आम से हमें एक फल का अभाव हो रहा है, एक फल के बारे में पता चल रहा है। औरत की बात करें तो एक नारी का हमें पता चल रहा है, किसी प्राणी का हमें पता चल रहा है। सेम बात अगर हम लड़का की करें तो लड़का से भी हमें किसी प्राणी के, किसी मानव की अभाव का, किसी प्राणी के बात का पता चल रहा है। ठीक है। पंखा की बात करें तो पंखा से हमें किसी वस्तु का अभाव हो रहा है कि हाँ पंखा कोई वस्तु है ना। तो शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है साथियों। अर्थात हम कह सकते हैं कि शब्द और अर्थ का एक गहरा संबंध होता है। अर्थात शब्द जो होता है वो अर्थ से अलग नहीं रह सकता साथियों, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अर्थ के बिना शब्द केवल निरर्थक ध्वनियों का मात्र समूह ही रह जाता है। तो
तो आप ये कह सकते हैं कि अगर अर्थ के बिना शब्द है तो वो शब्द केवल निरर्थक एक प्रकार का ध्वनि ही रहेगा, वो शब्द नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वाक्य की। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। वाक्य के द्वारा ही विचार जो है वो स्पष्ट रूप से व्यक्त किए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है साथियों कि वाक्य के द्वारा ही हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। एक उदाहरण से मैं इस बात को समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे रोटी राम खाता है। क्या आप बता सकते हैं कि ये वाक्य शुद्ध है? नहीं साथियों, ये वाक्य शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वाक्य प्रयोग हुआ है वो कह रहा है कि रोटी राम खाता है, जबकि हम जानते हैं कि सबसे पहले कर्ता आता है, कर्ता के बाद में कर्म आता है और कर्म के बाद में क्रिया आता है। तो साथियों ये अशुद्ध रूप है। शुद्ध रूप होगा राम रोटी खाता है। राम रोटी खाता है। तो आपने देखा कि हम लोगों ने वाक्य के द्वारा ही इस बात को स्पष्ट किए, इस बात को शुद्ध रूप से व्यक्त किए कि राम रोटी खाता है। रोटी राम खाता नहीं, राम रोटी खाता है। कोई लड़का है जिसका नाम राम है, वो रोटी खाता है। यानी इस तरीके से आपको इस विचार का, इस भाव को आपने स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास किया। तो मेरे कहने का मतलब बस यही है साथियों कि भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई है वो वाक्य कहलाती है। वाक्य के द्वारा ही हम और आप अपने मन के विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। तो आई होप साथियों, भाषा क्या है, भाषा किस प्रकार से होती है, भाषा को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, भाषा के कितने रूप होते हैं, मौखिक रूप क्या होता है, लिखित रूप क्या होता है, ये सभी बिंदुओं को हमने समझने का प्रयास किया और आपको मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप निश्चित तौर पे कमेंट कीजिएगा साथियों। चलिए बात करते हैं अब हम लोग व्याकरण की, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, भाषा और व्याकरण। तो भाषा की बात हमने कर ली, अब हम बात करते हैं व्याकरण की। तो साथियों अगर मैं व्याकरण को अलग अलग करके लिखूं तो ये हो जाएगा आपका वि धन आ धन करण, वि धन आ धन करण, व्याकरण। ठीक है, अब यहाँ से वी की बात करूं तो वी का अर्थ होता है विशेष, आ का अर्थ होता है आकलन और करण में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रि धातु है और क्रि धातु का अर्थ होता है करना। और यहाँ पे जो अण है ये एक ल्यूट प्रत्यय है। न और अण ये आपका ल्यूट प्रत्यय होता है। तो साथियों व्याकरण में एक विशेषता और भी है, इसमें दो उपसर्ग होते हैं, वी और आ, ये दोनों ही आपके उपसर्ग हैं। तो यहाँ से दो प्रश्न बनता है साथियों। अगर आपसे पूछा जाए कि व्याकरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो आप कहेंगे ल्यूट प्रत्यय है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं तो आपका जवाब होगा दो उपसर्ग हैं, वी तथा आ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो हमने क्या देखा कि वी का अर्थ है विशेष, आ का अर्थ है आकलन और क्रि धातु का अर्थ होता है करना। यानी ऐसा साधन जिसके द्वारा संपूर्ण भाषा का शुद्ध रूप से आकलन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं, अर्थात वह व्याकरण कहलाता है। तो क्या है साथियों, ऐसा साधन जिसके द्वारा संपूर्ण भाषा का शुद्ध रूप से आकलन किया जाता है व्याकरण कहलाता है। अभी अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया साथियों, रोटी राम खाता है, ये अशुद्ध वाक्य है। इसकी शुद्धता की पहचान हमने किसके द्वारा किया, व्याकरण के द्वारा किया, क्योंकि व्याकरण ये कहता है कि पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगा। तो साथियों
रोटी राम खाता जो है ये शुद्ध होगा, राम रोटी खाता है ये शुद्ध वाक्य होगा। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा साथियों कि ऐसा साधन जिसके द्वारा संपूर्ण भाषा का शुद्ध रूप से आकलन किया जाता है व्याकरण कहलाता है। भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध होता है साथियों, अर्थात आप कह सकते हैं कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के द्वारा ही होता है। व्याकरण के द्वारा ही आपको पता चलेगा कि भाषा कौन सी शुद्ध है और कौन सी अशुद्ध है। ठीक है। भाषा के शुद्ध और अस्थायी रूप को निश्चित करने के लिए एक नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है और इसी नियमबद्ध योजना को साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अर्थात आप सरल शब्दों में हम लोग कहें तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियमों की जानकारी देता है और उसके शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। साथियों, व्याकरण के 4 भाग होते हैं जहाँ पर अशुद्धियाँ पाई जाती है। पहला भाग है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। यानी इन चारों भागों में साथियों अशुद्धियाँ पाई जाती हैं और इन अशुद्धियों को हम लोग व्याकरण शास्त्र के द्वारा दूर करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो व्याकरण क्या है साथियों? व्याकरण एक ऐसा साधन है जो भाषा के शुद्ध रूप का हमें ज्ञान कराता है। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोगों ने भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, इन दोनों महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा किए और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको इन सभी बिंदुओं को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी और आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि भाषा क्या है, व्याकरण क्या है। ठीक है। आज की इस क्लास की यहीं समाप्ति करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़रूरी बात साथियों कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और क्लास को अपने सभी साथियों में, अपने सभी मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।